गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने ऊन रेशे की विशेषताएं करी थी। आज का हमारा टॉपिक है रेशम। रेशम भी ऊन की तरह एक जानत्व रेशा है, जंतुओं से प्राप्त होने वाला रेशा है, तो इसे भी प्रोटीन रेशा कहा जाता है। चूँकि ये कीड़े से प्राप्त होता है तो इसके अंदर भी प्रोटीन मुख्य रूप से पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसके उद्गम और इतिहास के बारे में। चीन को रेशम का जन्मदाता कहा गया है। रेशम के जो उद्गम की स्टोरी है, एक कहानी है, वो बहुत ही दिलचस्प है। रेशम का जो कीड़ा है वो शहतूत की पत्तियां खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। तो एक कहानी थी कि चीन की महारानी जो है, चीन की महारानी सी लिंग ची जो है, वो एक बार शहतूत के पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रही थी। तो उसकी चाय में रेशम के कीड़े का जो कोकून होता है, कोकून अवस्था में जब वो कीड़ा होता है तो उसकी गर्म चाय में आकर वो कीड़ा गिर जाता है। जब वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है तो उसके हाथ में जो कीड़े का कोकून के ऊपर जो रेशम लिपटा हुआ होता है, तो वो रेशम उसके हाथ में आता है और वो खींचता चला जाता है। और वो महारानी सी लिंग ची जो है वो उस रेशे से इतनी आकर्षित होती है, इतनी प्रभावित होती है कि उस रेशे से वस्त्र निर्माण का आदेश देती है। और इस तरह से रेशम के जो रेशा है उसका उद्गम हुआ और उससे वस्त्र निर्माण की क्रिया प्रारंभ करी गई। ईसा से 2500 वर्ष पूर्व ही चीन के अंदर इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया था। और सी लिंग ची को रेशम की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि सी लिंग ची ने ही सबसे पहले रेशम के रेशे को देखा था। चीन ने काफ़ी लंबे समय तक, चीन में सबसे पहले रेशम निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो काफ़ी लंबे समय तक पूरे विश्व से इस बात को छुपा कर रखा कि कोई कीड़ा भी है जिससे कि कोई धागा बनता है। धीरे धीरे यह माना गया कि जापान के जो है 2 पुजारी चीन गए और वहाँ से वो रेशम के जो रेशा है, रेशम का जो कीड़े से रेशा प्राप्त होता है, उस कीड़े को वहाँ से चुरा कर लाए। तो चीन से यह रेशा जापान में गया। 12वीं शताब्दी में इटली इसका केंद्र बना। इटली में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन होने लगा। उसके बाद 17वीं शताब्दी में फ्रांस में भी इसका उत्पादन शुरू हो गया और 18वीं शताब्दी में स्पेन में भी चीन का उत्पादन शुरू हो गया। स्पेन में भी रेशम का उत्पादन जो है वो शुरू हो गया। धीरे धीरे पूरे विश्व में रेशम का उत्पादन होने लगा। वर्तमान में जापान जो है वो रेशम उत्पादन के जो प्रक्रिया है, रेशम का रेशा या धागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रथम स्थान पर है। और भारत का इसमें चौथा स्थान है। मतलब भारत में रेशम का उत्पादन चौथे स्थान पर होता है। भारत में भी जम्मू कश्मीर, मैसूर और कर्नाटक जो हैं वो रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा आसाम का मूंगा रेशम भी काफ़ी सुप्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट हम करेंगे रेशम की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, निर्माण प्रक्रिया। रेशम या सिल्क जो है वो रेशम के कीड़े के मुख से निकली लार है, जो कि हवा के संपर्क में आकर सूख जाती है और हमें अति सुंदर रेशम का रेशा प्राप्त होता है। तो रेशम का रेशा प्राप्त करने की जो प्रथम स्टेप है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पहला जो चरण है वो रहता है रेशम के कीड़ों को पालना। रेशम के कीड़ों को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम के कीड़े जो हैं वो शहतूत की पत्तियां खाकर जीवित रहते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो इसकी खेती, शहतूत की खेती, इसका मुख्य चरण है कि शहतूत की जितनी अधिक खेती और जितनी अच्छी जो फसल उगाई जाएगी तो उतनी अच्छी कीड़े उस पत्तियों को खाएंगे और अपना प्रोडक्ट, अपना मतलब रेशम या सिल्क जो है वो बाहर निकालेंगे।
तो इसका प्रथम चरण आता है कीड़ों को पालना, जिसे सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम का कीड़ा जो है इसका जीवन काल 2 माह का होता है। ये 2 माह अपने जीवन बिताता है और 2 माह के अंदर ये अपने जीवन की 4 अवस्थाओं को प्राप्त करता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा। मादा जो कीड़े होते हैं, ये आपको पता है, कीड़े से फिर अंडा निकलेगा, तो इसी तरह इनका जीवन चक्र चलता रहता है। मादा जो कीड़े होते हैं वो अंडे देती हैं, उन अंडों को सहेज कर रखा जाता है और लगभग 15 दिन के बाद अंडे में से लार्वा निकलता है। लार्वा जो है, इस स्टेज के अंदर लार्वा की जो अवस्था रहती है, जो स्टेज रहती है, इसमें लार्वा 2 या 3 जो है अपनी स्टेप चेंज करता है, 2 या 3 आकार बदलता है और इसी अवस्था में यह शहतूत की पत्तियां खाता है, खूब पत्तियां खाता है और इस अवस्था में यह अपनी स्टेजेस जो है वो पार करता रहता है। लार्वा अवस्था के अंत तक जो लार्वा होता है रेशम का, ये अपने सिर को खुजलाने लग जाता है। वो इसका संकेत रहता है कि अब वो लार्वा से प्यूपा अवस्था में जा रहा है। प्यूपा अवस्था में जाकर रेशम का जो कीड़ा है, उसकी जो प्यूपा अवस्था है, इस अवस्था में उसके मुख से जो है, उसके मुख के पास 2 ग्रंथियां होती हैं जिनसे वो लार स्रावित करता है और वो लार अपने ऊपर ऐंठ के आकार में, यूं ऐंठ के आकार में अपने ऊपर लपेटता जाता है। इस लार के अंदर फाइब्रिन नामक प्रोटीन होता है और सिरेसिन नामक गोंद होता है। वूल में हमने पढ़ा था कि केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जबकि सिल्क में फाइब्रिन नामक प्रोटीन और सिरेसिन नामक गोंद पाया जाता है। तो इस ऐंठ के आकार का वो सिरेसिन और फाइब्रिन निकालता है अपने मुख से और प्यूपा इसको ऐंठ के आकार में अपने ऊपर लपेटता जाता है। अब इस अवस्था में जब पूरा वो अपने अंदर से सिल्क निकाल देता है, रेशा अपने ऊपर लपेट लेता है, तब इसे कोकून कहा जाता है। ऐंठ की अवस्था में जब वो आ जाता है तब इसे कोकून कहा जाता है और इस अवस्था के अंदर जो रेशा है वो लंबे समय तक सुप्तावस्था में, मतलब सोने के लिए चला जाता है। कोकून की अवस्था में ही इनसे लंबा रेशा, रेशम का जो रेशा है वो प्राप्त किया जाता है। कोकून की अवस्था में इन्हें छांट करके जो अच्छे अच्छे कोकून होते हैं, मादा कोकून अलग कर लिए जाते हैं और नर कोकून अलग कर लिए जाते हैं और उनसे रेशा बनाने की जो नेक्स्ट प्रोसेस है शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ कोकून को छोड़ दिया जाता है ताकि वो कीड़े की स्टेज में चले जाएं, ताकि कीड़े आगे बनेंगे तभी उनसे फिर अंडे मिलेंगे। मतलब अगली जनरेशन को प्राप्त करने के लिए कुछ कोकून को छोड़ दिया जाता है। तो ऐंठ के आकार में जो कोकून होते हैं, जब वो अपनी आयु पूरी कर लेते हैं, इस अवस्था की आयु पूरी कर लेते हैं, तब वो कोकून फट जाते हैं। फटने के बाद उसके ऊपर जो रेशा होता है वो टूट जाते हैं, छोटे छोटे रेशों के रूप में तैयार हो जाते हैं। लेकिन वो रेशे भी वेस्ट नहीं होते। डिफरेंस इतना है कि उनसे हमें लंबी लंबे फिलामेंट रूप में सिल्क प्राप्त नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे रेशे टूट जाते हैं। फिर उनकी कॉटन की तरह, कपास या ऊन की तरह वापस प्रोसेस शुरू होती है कि उनको काट करके, बट करके, उनकी कॉम्बिंग करके उनसे भी रेशम का रेशा तैयार कर लिया जाता है। लेकिन उनसे जो रेशा तैयार होता है वो उच्च क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, क्योंकि वो रेशे छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। कीड़े वापस से अंडे देते हैं और ये चक्कर इनका चलता रहता है। कोकून अवस्था में जब मादा और नर कोकूनों को अलग कर लिया जाता है तो उन्हीं से मुख्य रूप से जो ओरिजिनल सिल्क है वो प्राप्त किया जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट अवस्था रहती है कोकूनों की छटाई।
कोकूनों की छटाई जो है वो नर व मादा को अलग करके और साथ साथ उनकी क्वालिटी के ऊपर कि जितनी अच्छी क्वालिटी की उन्होंने पत्तियां खाई हैं उतनी अच्छी क्वालिटी का उन्होंने हमें जो है सिल्क दिया है। तो कैसी क्वालिटी का सिल्क उनके ऊपर है उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग उनकी छटाई कर ली जाती है। नेक्स्ट स्टेप आती है गोंद को ढीला करना। अभी अभी हमने बताया था कि फाइब्रिन नामक प्रोटीन और सिरेसिन नामक गोंद वो अपने मुख से बाहर निकालते हैं और उसे अपने ऊपर लपेट लेते हैं। तो वो गोंद आपस में चिपकी हुई होती है। तो इन कोकूनों को गोंद को ढीला करने के लिए गर्म पानी, उबलते हुए पानी या फिर भाप के अंदर डाला जाता है, जिससे इस कवरिंग के अंदर जो कोकून स्टेज में जो प्यूपा होता है वो मर जाता है और उसके ऊपर की जो गोंद है वो ढीली हो जाती है। गोंद ढीली होने के बाद फिर इस रेशे को लपेटा जाता है। नेक्स्ट स्टेप आती है रेशों को लपेटना। गर्म पानी से भाप में गोंद ढीली हो जाती है। ब्रश से उसकी एक छोर को अलग कर लिया जाता है और फिर रेशों को लपेट लिया जाता है। चूँकि रेशम का रेशा सभी प्राकृतिक रेशों से लंबा रेशा है और बहुत महीन पतला रेशा है, इसीलिए एक एक कोकून को अलग अलग ना लपेटकर 3 से 8 कोकून को इकट्ठा उनके किनारों को पकड़ करके उन्हें लपेट लिया जाता है। नेक्स्ट आती है गांठें तैयार करना। रेशे लपेटने के बाद फिर इनकी गांठें बनाई जाती हैं। रेशों को और अधिक इकट्ठा करके उनको लच्छियों के रूप में तैयार कर लिया जाता है। लच्छियों से फिर नेक्स्ट स्टेप आती है धागा बनाना। गांठें तैयार करने के बाद फिर इनसे धागा बनाया जाता है। उन लच्छियों से भी उनके छोर को अलग करके इकट्ठा करके फिर इन्हें ट्विस्टिंग देकर, ऐंठन देकर, घुमा घुमा कर इनसे धागा तैयार किया जाता है। जैसे हमने पहले कॉटन में पढ़ा था कि ऐंठन देकर, घुमा करके, स्पिनिंग करके धागा तैयार करते हैं। इसी तरह से चूँकि रेशम के सारे रेशे लंबे होते हैं तो इनमें कार्डिंग, कॉम्बिंग की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो इन्हें सीधा ऐंठन देकर इनसे धागा बनाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप आता है गोंद हटाना। हालांकि हम गोंद को पहले भी ढीला कर चुके हैं, लेकिन गोंद जो है इसके ऊपर चिपकी रहती है, तो धागा बनाने के बाद भी इसे गर्म पानी में डालकर इसकी एक्स्ट्रा जो गोंद इसके ऊपर चिपकी होती है उसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट आता है वजन बढ़ाना। रेशम का रेशा बहुत ही महीन रेशा होता है। जो ओरिजिनल रेशम की, शुद्ध रेशम की जो 5 मीटर की साड़ी है, यह माना जाता है कि वो एक अंगूठी में से पास आउट हो सकती है। तो रेशम सभी व्यक्तियों की पहुंच में आ सके, क्योंकि ये बहुत ही महंगा रेशा है, सभी व्यक्ति इसे अवेलेबल कर सके, उसके लिए इसके वजन को बढ़ाया जाता है। वजन बढ़ाने के लिए धागों के ऊपर मेटल की एक लेयर चढ़ाई जाती है। इस रेशे की यह खासियत रहती है कि ये मेटल को एब्जॉर्ब कर लेता है, जल्दी उसे सोख लेता है और अपने ऊपर एक साथ कर लेता है। तो इस तरह से रेशम का वजन बढ़ाया जाता है ताकि इससे वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया ईजी हो जाए और प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में रेशा पहुंच सके। नेक्स्ट प्रोसेस आती है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग के द्वारा रेशों को बिल्कुल साफ सुथरा किया जाता है। इसके ऊपर तीव्र ब्लीच का उपयोग ना करके तनु ब्लीच का उपयोग किया जाता है, क्योंकि रेशे बहुत सॉफ्ट होते हैं और ब्लीचिंग से इन्हें नुकसान पहुंच सकता है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस आती है रंगना। इसके बाद रेशों को रंगा जाता है। रंगने की प्रक्रिया बहुत इजी होती है, क्योंकि रेशम के रेशों में रंगों के प्रति गहरी सादृश्यता है। वो रंगों को बहुत जल्दी अवशोषित कर लेते हैं और इसके ऊपर चटक रंग चढ़ते हैं। तीखे रंग भी इसके ऊपर चढ़ाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है छपाई। रंगाई के बाद वस्त्र के ऊपर जो है छपाई की प्रोसेस की जाती है। भिन्न भिन्न डिज़ाइंस बनाने के लिए इसके ऊपर भिन्न भिन्न तरह की छपाई की जाती है। नेक्स्ट आता है परिष्कृति एवं परिसज्जा। परिष्कृति एवं परिसज्जा के द्वारा वस्त्र बुनाई के समय वस्त्र में जो कमियां रह गई हैं, जो धागों के छोर रह गए हैं, जो गांठें रह गई हैं, उन सबको जो है सही किया जाता है ताकि वस्त्र देखने में आकर्षित लगे और व्यक्ति उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाए।
तो ये थी रेशम की निर्माण प्रक्रिया। रेशम का रेशा बहुत ही आकर्षक और सुंदर रेशा है, यह अपने अद्भुत सौंदर्य के कारण जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम रेशम की विशेषताएं करेंगे। थैंक यू।